गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है राइट, उसका टॉपिक नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं, जो है आपका टॉपिक सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेपरेटिंग मीन्स क्या। तो कि कोई भी दो चीज़ों को अगर आप अलग करो तो उसे हम बोलते हैं सेपरेटिंग। ठीक है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन द सेंस आपके पास कोई भी एक मिक्सचर है जिसको आपको डिफरेंट करना है या फिर अलग करना हो तो उसे हम बोलेंगे सेपरेटिंग। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे देखें तो हम लोगों को पता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे मम्मी क्या करती है कि अगर कोई भी राइस हो या फिर आप बोल सकते हो व्हीट हो तो उनको साफ़ करते हैं, मतलब कि उसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसको रिमूव करते हैं राइट, बाय पिकिंग विद द हैंड। ठीक है, तो वो भी क्या हुई, वन टाइप ऑफ सेपरेटिंग टेक्निक ही हुई। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा होगा कि सीव राइट, सीव मतलब कि छन्नी आप लोगों ने देखी होगी, तो छन्नी का यूज़ करते हैं हम राइट, चाय हो कॉफ़ी हो उसको हम सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं तो कि सीविंग टेक्निक। ठीक है, और दूसरी एक टेक्निक है जो है फिल्टरेशन टेक्निक्स। अब ये जो फिल्टरेशन टेक्निक है ये आप लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हो घर पर राइट, बट हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ किस तरह से होता है और ये जो भी है सेपरेटिंग टेक्निक्स उसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे राइट। और अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को पता है कि नॉर्मली जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको तो हमें सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जस्ट एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपको सेपरेट क्या करना पड़ेगा, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस मीन्स क्या हुआ, तो आप लोग पढ़ चुके हो हेट्रोजीनियस मतलब कि कोई भी दो प्योर कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है इस मेथड का यूज़ करके कि कोई भी दो प्योर सब्सटेंसेस है उसको आपको सेपरेट करना है बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स। मतलब कि टेक्निक कौन कौन से अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि हम लोगों ने फिजिकल मेथड देखी, तो फिजिकल मेथड में कौन से है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड पिकिंग, देन सीविंग एंड देन फिल्ट्रेशन। ये जो भी टेक्निक्स है वो आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मली यूज़ करते हो। अब उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्पेशल टेक्निक्स है जो यूज़ करते हैं राइट फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर कंपाउंड फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपके पास कोई भी ब्लैक या फिर ब्लू इंक है राइट, मतलब कि आपकी जो पेन होती है राइट, पेन के अंदर जो इंक होती है उसके बारे में ही बोल रहे हैं। तो ये जो इंक होती है उसको आपको सेपरेट करना है, मतलब कि अलग अलग कलर को आपको सेपरेट करना है। तो आप कैसे कर पाओगे उसके बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसके ऊपर से आप समझ जाओगे कि किस तरह से ये आप सेपरेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी बुक के अंदर ये जो डायग्राम दिया गया है उसको आप देखो, क्या है, एक नीचे बर्नर रखा गया है या फिर यहाँ पर स्टैंड है और यहाँ पर गेज रखा हुआ है राइट, मतलब कि सपोर्ट जो होता है ना राइट, स्टैंड के ऊपर जो सपोर्ट उसे हम गेज बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने किया क्या है, दूसरा कि एक बीकर है, बीकर के अंदर आप लोगों ने वाटर भरा हुआ है, बट वाटर फुल नहीं भरा है, आपने जस्ट 50% या फिर हाफ ऑफ बीकर आपने वाटर से भरा हुआ है। अब आपको करना क्या है, ये बीकर जो है आप लोगों ने कहाँ पर रखा है, गैस स्टैंड के ऊपर राइट। आपको ये बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास रखना है और जो इंक है आपकी राइट, इंक को इस वॉच ग्लास के ऊपर आपको डाल देना है।
समझ में आया? अब क्या होगा कि जब आप नीचे से गैस स्टार्ट करोगे तो जो ये जो फ्लेम होगी वो वाटर को इवोपरेट करने की ट्राई करेगी, मतलब कि वाटर को वो गर्म करेगी। अगर वाटर गर्म होगा तो क्या होगा कि ये वाटर वेव्स में, मतलब कि इवोपरेशन की प्रोसेस होगी वाटर की, और वो क्या करेगी, यहाँ पर जो वॉच ग्लास प्रेजेंट है उसको, उसके अंदर जो इंक है उसको भी वो गर्म करेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर, मतलब कि इंक के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो वेपर थ्रू इवोपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर वॉच ग्लास में लास्ट में क्या बचेगा, जस्ट इंक। समझ में आया? तो इस तरह से आप ये प्रोसेस कर सकते हो, मतलब कि आपको अगर कोई भी कलर कंपाउंड चाहिए होगा तो आप इस मेथड थ्रू आप उसे सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर आपको दिया गया है। राइट, आगे देखते हैं। अब इसका जो भी कंक्लूजन है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है आपको। वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया जो इंक है, राइट, वो मिक्सचर है विद द वाटर। थस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट्स, वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन द सेंस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स क्या होगा कि वाटर कंपाउंड होगा। ठीक है, मतलब कि वाटर के अंदर आप दूसरी जो भी चीज़ डिजोल्व करोगे उसे आप बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ डिजोल्व होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, एंड जिसके अंदर आप डिजोल्व करते हो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो thus we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation। मतलब कि आप volatile and non-volatile compounds को आप separate कर सकते हो by using the evaporation method। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जैसे कि which method is used for separating the volatile and non-volatile components from each other। तो आप क्या लिखोगे, evaporation method। समझ में आया? या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि for which purpose evaporation method is used। तो आप क्या लिखोगे, for separating the volatile components solvent from its non-volatile components solute। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया गया है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब इसके बारे में आपको दिया गया है। नॉर्मली जैसे कि हम लोगों को पता है मार्केट के अंदर बहुत सारे मिल्क पैकेट्स मिलते हैं, अलग अलग मिल्क पैकेट्स होते हैं। ठीक है, अब थोड़े मिल्क पैकेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर फुल क्रीम मिल्क प्रेजेंट हो, थोड़े के अंदर क्या होता है कि वो टोन्ड मिल्क होता है या फिर डबल टोन्ड मिल्क होता है। अब आपको ये डाउट होगा कि टोन्ड मीन्स क्या है एंड डबल टोन्ड मीन्स क्या है। आपको सिंपल वे में अगर बोलूँ तो टोन्ड मिल्क का मतलब होता है कि अगर कोई भी मिल्क हो, आप लोगों को पता है कि मिल्क के अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब जिस भी मिल्क के अंदर से अगर आप फैट्स को रिमूव कर दो तो उसे बोलेंगे हम टोन्ड मिल्क, राइट। और कोई भी ऐसा मिल्क जिसके अंदर 0% ऑफ फैट प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे डबल टोन्ड मिल्क। समझ में आया, राइट। मतलब कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो डेयरीज होती है वो क्या करते हैं तो कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिल्क बनाती है वो, राइट। मतलब कि थोड़ा मिल्क, कुछ मिल्क के जो पैकेट्स आते हैं उसके अंदर आपको फुल क्रीम मिलेगी, थोड़े जो पैकेट्स आते हैं उसके अंदर आपको ज़रा भी फैट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैकेट्स इन पॉली पैकेट्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। अब पॉली पैकेट्स मतलब कि नॉर्मली जो पैकेट्स आते हैं ना प्लास्टिक के वो, और टेट्रा पैक इन द सेंस आप लोगों को पता होगा कि माजा एंड फ्रूटी के जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं 10 रुपीज़ वाले, राइट, वो टेट्रा पैक्स होते हैं। इन द सेंस उसके टेट्रा पैक के अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। वो जो पैकेट आता है ना उसमें 4 डिफरेंट लेयर्स, 4 डिफरेंट लेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है,
दिस वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन से मिल्क के अंदर कितना फैट प्रेजेंट होता है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है उसके अंदर आपको करना है फुल क्रीम मिल्क में से आपको सेपरेट करना है मिल्क को एंड क्रीम को। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक मिल्क है, उसके अंदर क्रीम को एंड मिल्क दोनों को आपको सेपरेट करना है, अलग करना है। तो उसके लिए तो आप इवोपरेशन मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस टाइप का कोई भी अगर मटेरियल होता है उसके लिए आप लोग यूज़ करते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, राइट। ये याद रखना है आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके बारे में मैंने आपको कल जो नेक्स्ट लेक्चर, हमारे आगे के जो लेक्चर थे उसके अंदर भी मैंने आपसे बात की थी। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, राइट, वो यूज़ कब होते हैं कि जब भी आप लैब के अंदर जाते हो, राइट, तो आपका जब ब्लड रिपोर्ट होता है तो उसके अंदर आपके ब्लड को WBC, RBC एंड आपके जो भी प्लेटलेट्स होते हैं, राइट, या फिर आप बोलते हो प्लाज्मा, उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आर यूज्ड, राइट। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम थ्रू के सेंट्रीफ्यूगेशन दिखता कैसे है और वो वर्क कैसे करता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर ये जो मशीन आपको दिख रही है वो है सेंट्रीफ्यूज मशीन, राइट। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, टेस्ट ट्यूब के जैसे छोटी छोटी बोटल्स आती है, उसके अंदर आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका मिल्क प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्रीम प्रेजेंट है, वो आपको इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर रैपिडली रोटेटिंग रोटर, मतलब कि वो जैसे कि हमारा मिक्सचर होता है ना घर पे मिक्सचर, वैसे ही ये भी घूमता है स्पीड में। ठीक है, अगर ये स्पीड में घूमेगा तो क्या होगा कि जो भी पार्टिकल्स जिसका वेट ज़्यादा है वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, राइट, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। और जो पार्टिकल्स का मोलिकुलर वेट कम है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है वो रोटेट होता है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ है। आप लोगों ने सैंपल जो भी आपका था उसको आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर दिया, राइट। एंड आफ्टर क्या हुआ, बिफोर में आप देख सकते हो आपने जस्ट अभी आपका सैंपल पोर किया है। अब रैपिडली रोटेटिंग रोटर, मतलब कि वो रैपिडली रोटेट हो रहा है, राइट। कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, राइट। तो आफ्टर में आप देख सकते हो कि क्रीम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, ऊपर, एंड जो मिल्क है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, नीचे। ठीक है, तो इस मेथड थ्रू आप क्रीम को मिल्क से अलग कर सकते हो, मतलब कि यू कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा गया है समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। मतलब कि आप इस टेक्निक के लिए फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो फिल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्टरेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। और इस टाइप के पार्टिकल्स के लिए आप सेपरेशन टेक्निक जो है उसे यूज़ नहीं कर सकते। सच मिक्सर्स, राइट, फॉर सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ में आया। आप सेंट्रीफ्यूगेशन का कहाँ पर यूज़ होगा, राइट। द पार्टिकल्स इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। समझ में आया। मतलब कि जो भी डेंसर पार्टिकल्स, डेंसर इन द सेंस जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, मतलब कि जिसका वेट ज़्यादा होगा वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में,
और जो भी पार्टिकल्स लाइटर वेट में होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो अपर लेयर में, टॉप लेयर में होंगे, राइट। तो अब देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। यूज़ फॉर डायग्नोसिस लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। यूज्ड इन डेयरीज एट होम टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम, ये भी आप लोगों को पता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ, और वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है इसका, राइट। मतलब कि जो भी गीले कपड़े होते हैं उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब एक चीज़, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको पहले इमिसिबल का मीनिंग पता होना चाहिए। अब इमिसिबल इन द सेंस के कोई भी ऐसे दो लिक्विड्स जो एक दूसरे से मिक्सअप ना होते हो, राइट। मतलब कि कोई भी दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे से मिक्सअप ना हो, उस टाइप के लिक्विड्स को हम बोलेंगे इमिसिबल। एग्जाम्पल है केरोसिन प्लस वाटर, तो आप लोग केरोसिन एंड वाटर या फिर ऑयल ले लो, ऑयल प्लस वाटर, आप उन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, समझ में आया। तो उस टाइप के जो भी लिक्विड्स होंगे उसे हम बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड्स। तो आपको ये जो इमिसिबल लिक्विड्स है वो आपको डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक फनल है, राइट, ये एक पूरी फनल है। फनल में यहाँ पर नीचे स्टॉप कोक रखा गया है। आपने किया क्या कि जो भी आपका सैंपल जो है, मतलब कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड का जो भी सैंपल है, आप इस पूरे चैम्बर के अंदर आप एंटर कर दो, राइट। इसे बोलते हैं हम सेपरेटिंग फनल। ये जो पूरा है ना उसे हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। अब आप क्या करोगे कि आपने अपना लिक्विड इसके अंदर डाल दिया, अब उसे थोड़ी देर के लिए रहने दो, वैसे ही रहने देना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, एंड जो केरोसिन प्रेजेंट होगा या फिर ऑयल जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर। मतलब कि आप दोनों की जो लेयर्स है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, राइट। डायरेक्टली आप देख के उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये केरोसिन की लेयर है और ये वाटर की लेयर है, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टॉप कोक है उसे आपको धीरे धीरे खोलना है, और वाटर की लेयर, मतलब कि वाटर जब तक सेपरेट नहीं हो जाता तब तक आपको स्टॉप कोक जो है उसे आपको चालू रखना है। जैसे ही वाटर कंप्लीट होना है आपको उसको बंद कर देना। समझ में आया, मतलब कि आप एक डिफरेंट बीकर में वाटर को कलेक्ट कर सकते हो और दूसरा जो भी बीकर होगा उसके अंदर आप केरोसिन या फिर किसी भी ऑयल को सेपरेट कर सकते हो, राइट। तो ये जो फनल मेथड है, मतलब कि सेपरेटिंग फनल मेथड है, उसका आप यूज़ कर सकते हो फॉर सेपरेटिंग द इमिसिबल लिक्विड्स, राइट। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं, तो एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, मतलब कि ऑयल एंड वाटर का कोई भी अगर मिक्सचर प्रेजेंट होगा उसको आप सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन फ्रॉम इट्स ओर एंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन फ्रॉम ओर, मतलब कि कोई भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं ओर, राइट। उसमें से आपको अगर प्योर आयन चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयन एट द बॉटम इन द फुलरेंस। उसके लिए फुलरेंस मेथड यूज़ होते हैं, वो आप 10th में डिटेल में पढ़ोगे, व्हाट इज फुलरेंस, ठीक है। अभी हम आगे डिटेल में नहीं देखते। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, मतलब कि इसके अंदर सेपरेशन टेक्निक जो भी है उसके वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो डेंसिटीज, मतलब कि कोई भी लिक्विड है उसकी जो भी डेंसिटी होगी उसके ऊपर इसका सेपरेशन हो सकता है, राइट। अब जो नेक्स्ट है सेपरेटिंग टेक्निक, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर यूज़ की गई है हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर। अब सॉल्ट प्लस कैम्फोर आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हो, सॉल्ट एंड कैम्फोर।
राइट। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो कैम्फोर मटेरियल जो होता है वो जब भी किसी भी हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो डायरेक्टली सॉलिड में से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फोर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। समझ में आया? अब आपके पास प्रेजेंट क्या है, आप ये चैम्बर देख सकते हो, ये पूरा चैम्बर। आपको करना क्या है, नीचे एक फ्लेम रखी गई है, बर्नर है, यहाँ पर स्टैंड है, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या रखना है, एक चाइना डिश, ठीक है, चाइना डिश, या फिर आप बोल सकते हो जो चाय पीने के लिए जो आप कप यूज़ करते हो ना, कप और जो ट्रे यूज़ करते हो ना, डिश, उसे हम बोलते हैं चाइना डिश। तो आपको उसे रखनी है, ठीक है। उसके ऊपर आप क्या करोगे, एक उल्टी फनल रख दोगे, फनल, राइट, उल्टी फनल रख दी है। अब आपको करना क्या है कि फनल का जो माउथ होगा उसको आपको कॉटन प्लग करना, मतलब कि उस वहाँ से कोई भी गैस लिबरेट ना हो सके, उसके लिए आपको एक कॉटन प्लग करना है, राइट। कॉटन प्लग हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका सैंपल प्रेजेंट होगा आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है, मतलब कि क्या होगा, सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, ये जो प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पर रखना है। जब भी आप फ्लेम यूज़ करोगे तो क्या होगा कि जो कैम्फर प्रेजेंट होगा वो डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो आउटर सरफेस होगी वहाँ पर वो चिपक जाएगा, ठीक है, राइट। और जो सॉल्ट होगा वो यहाँ पर चाइना डिश में ही प्रेजेंट रहेगा। तो इस मेथड थ्रू आप कोई भी दो सब्सटेंसेस को आप यूज़ या फिर सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेंट वोलेटाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज। और इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। और सब्लिमेशन मेथड यूज क्यों होती है, टू सेपरेट द सब्लिमेशन वोलेटाइल कंपाउंड्स, वोलेटाइल कंपाउंड्स को नॉन वोलेटाइल कंपाउंड से अलग करने के लिए आप सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकते हो। और दूसरे भी एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथेसेरिन, इस टाइप के जो भी अगर सैंपल्स हो गए उसके लिए भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, राइट। आगे देखते हैं। तो इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, मतलब आपको जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग ब्लैक पेन यूज़ करते हो, राइट। तो ब्लैक पेन के अंदर जो भी इंक प्रेजेंट होती है उसके अंदर जस्ट खाली एक ब्लैक कलर ही प्रेजेंट होता है या दूसरे कलर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से आपको पूरी ये जो एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म करनी है और उसे क्या बोलते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले तो आपको करना क्या है, तो कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, जस्ट आपको करना क्या है, एक पेपर है, आपको पेपर कट करना है, जैसे कि एक पेपर स्ट्रिप कट करनी इस तरह से, राइट। पेपर स्ट्रिप कट की, उसके बाद आपको पेंसिल यूज़ करने हैं। ध्यान रखना आपको कि कोई भी पेन यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि उसके अंदर डाई प्रेजेंट होते हैं या फिर इंक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको एक पेंसिल लेनी है और 2 सेंटीमीटर अवे उसके ऊपर एक लाइन करनी है। अब आप क्या करोगे, कोई भी एक ब्लैक पेन कलर, मतलब कि आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन में जो ब्लैक कलर का स्केच होता है उसको आप यूज़ करके आप क्या करो, 1 ड्रॉप ऑफ इंक आप यहाँ पर डाल दो इसके ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो भी आपने पेपर कट किया था उसको किसी भी एक चेम्बर में रख दो जहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो, मतलब कि वाटर कहाँ तक होना चाहिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक, इतने तक ही वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि इतने तक ही वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब कि ये जो भी आपने डॉट रखा है ना वो उसमें डीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, ये इंक ड्रॉप है, राइट। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो पेपर है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो इंक ड्रॉप है वो कहाँ कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है।
कब तक ऊपर जाएगी, जैसे कि उसका मोलिकुलर वेट होगा, मतलब कि अलग अलग कलर्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। अगर इंक, ये जो ब्लैक इंक थी, उसके अंदर जो अलग अलग कलर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ये आपको अलग अलग स्पॉट पर दिखेंगे। एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर मिला, यहाँ पर आपको ब्लू कलर मिला, यहाँ पर ग्रीन कलर मिला, समझ में? मतलब कि जैसे जिसकी इंटेंसिटी, उस तरह से आपको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आपको अलग अलग डॉट्स मिलेंगे और अलग अलग कलर के आपको डॉट्स मिलेंगे। उसके ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंक के अंदर जस्ट खाली ब्लैक कलर प्रेजेंट था या फिर वो मिक्सचर ऑफ कलर प्रेजेंट थे, राइट। दूसरा, अगर आपको एग्जांपल दूँ, आप जब वाटर कलर यूज़ करते हो और आपके पास जो भी कलर्स प्रेजेंट है वो अगर ख़त्म हो जाए तो आप क्या करते हो, कोई भी दूसरे 2 या 3 कलर्स को मिक्सअप करके आप कोई भी एक दूसरा जो आपको कलर चाहिए वो आप बना लेते हो, राइट। तो वही टाइप की प्रोसेस है, ठीक है। बट आपको अब करना क्या है कि आपने एक बार सबको साथ में तो कर दिया, बट आपको अब सेपरेट करना है, उसको अलग करना है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ पूरी एक्सप्लेन की गई है। और इस टाइप की जो भी मेथड होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट। एज द वाटर राइसेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे वाटर ऊपर जाएगा उसके साथ साथ जो भी डाई पार्टिकल्स थे वो भी ऊपर जाएंगे। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। समझ में आया? यूजुअली क्या होता है कि जो भी डाइस होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर से बनी हुई होती है। द कलर कंपोनेंट्स दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइसेस फास्टर। समझ में आया? मतलब कि जो भी सब्सटेंसेस वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होंगे वो स्पीड में जाएंगे ऊपर, एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। और इस तरह से जो भी कलर्स होंगे वो सेपरेट हो सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब ये आपको याद रखना है कि अगर आपको डिफरेंट कलर्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए आप कौन से मेथड यूज़ करोगे? क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड का और भी बहुत जगह पर यूज़ होता है फॉर सेपरेटिंग द प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, डीएनए स्ट्रेन, बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है, बट वो अभी आपको नहीं आएगा। जैसे जैसे हायर स्टडीज़ में आप जाओगे आपको पता चलेगा कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली कैसे करते हैं और उसका यूजेस भी बहुत ज़्यादा कुछ है, ठीक है। अब क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। ग्रीक के अंदर कलर को बोलते हैं क्रोमा। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वॉज गिवन एज क्रोमेटोग्राफी. Chromatography is a technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. समझ में आया? मतलब कि एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट था बट जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किए हैं वो अलग अलग थे, ठीक है। उस टाइप के अगर मिक्सचर को आपको सेपरेट करना हो तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे? क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब इसके यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्रोमेटोग्राफी में आप हायर क्लासेस के अंदर देखोगे कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्यों यूज़ होती है, ठीक है। एप्लीकेशंस दी गई है आपको टू सेपरेट कलर इन द डाई, देन दूसरा है टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, थर्ड है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। समझ में? मतलब कि अलग अलग सेपरेशन टेक्निक के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ होता है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक के पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे के जो भी एक्टिविटीज़ है, राइट, सेपरेशन टेक्निक्स जो है उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा टॉपिक नंबर 2.3 था, सेपरेटिंग द कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर, राइट, वो ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा जहाँ से बाकी था वहाँ से। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 2.3.6 जो हमारा टॉपिक है, हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। अब जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं इममिसिबल,
इमिसिबल मीन्स क्या, तो कि ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे से मिक्स ना होते हो तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते थे इमिसिबल कंपाउंड्स। और वो किस तरह से होते, लिक्विड्स कंपाउंड होते, ठीक है। अब मिसिबल्स मीन्स क्या, तो कि मिसिबल लिक्विड इन द सेंस कोई भी ऐसे लिक्विड्स जो एक बार एक दूसरे से मिक्सअप हो जाए, राइट, तो बाद में आप उन दोनों की डिफरेंट लेयर्स देख नहीं सकते। एग्जाम्पल लेते हैं तो अल्कोहल प्लस वाटर या फिर एसीटोन प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसकी हेल्प थ्रू आप कोई भी मिसिबल लिक्विड्स, मतलब कि टू डिफरेंट मिसिबल लिक्विड्स जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए और उसको आपको सेपरेट करना हो तो आप ये इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक पूरी जो सिस्टम है वो देख सकते हो। ये जो सिस्टम है वो है डिस्टिलेशन सिस्टम या फिर डिस्टिलेशन यूनिट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। मतलब कि आपको सेपरेट क्या करना है, एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विथ अ थर्मोमीटर। अब आपको करना क्या है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, मतलब कि ये जो है ना वो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके ऊपर आप देख सकते हो आपने थर्मोमीटर अटैच किया है, राइट। और ये पूरा एक स्टैंड है, यहाँ पर बर्नर है। अब आपको करना क्या है कि जैसे कि आपको पता है एसीटोन एंड वाटर दोनों का जो भी मेल्टिंग पॉइंट या फिर जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी अल्कोहल होगा या फिर जो भी वाटर होगा तो उसको वेपर फॉर्म में ट्रांसफ़र होने के लिए जो भी टेम्परेचर लगेगा, राइट, वो टेम्परेचर दोनों के लिए डिफरेंट हो सकता है, मतलब डिफरेंट ही होगा, राइट। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके पास सैंपल था मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर आपको इस फ्लास्क के अंदर पूर करना है। फिर आप क्या करोगे, नीचे से आप क्या करोगे, हीट दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले इवोपरेट क्या होगा वेपर फॉर्म में, तो एसीटोन, ठीक है। एसीटोन सबसे पहले इवोपरेट होगा, तो एसीटोन पहले किस फॉर्म में आएगा, वेपर फॉर्म में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक चैम्बर है जहाँ पर जब वेपर फॉर्म में एसीटोन आएगा तो वो इस चैम्बर थ्रू एंटर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक पूरी सिस्टम है जिसे बोला गया है वाटर कंडेंसर। वहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर एक देख सकते हो कोल्ड वाटर इन, मतलब कि यहाँ से जो ठंडा पानी होगा वो आएगा और यहाँ से गर्म पानी बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई भी वेपर ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी एसीटोन की वेपर्स ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, गैस में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इस बीकर के अंदर उस एसीटोन को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी जो भी सिस्टम है उसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन सिस्टम, राइट। और इसके हेल्प थ्रू आप कोई भी दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। समझ में आया, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इसके अंदर आप सेपरेट क्या कर सकते हो, कोई भी दो मिसिबल कंपोनेंट्स को, राइट। और वो जो दो मिसिबल कंपोनेंट्स होंगे उन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। देन अगर आपको कोई भी दो ऐसे मिसिबल या फिर दो से ज़्यादा मिसिबल कंपाउंड्स का अगर मिक्सचर हो और उसको आपको अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए आप खाली जो डिस्टिलेशन मेथड थी ना वो आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट, राइट। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप लोगों को पता होगा कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि ऑयल, केरोसिन, डीजल, कोल, ये सब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो आपको
क्रूड ऑयल में से मिलते हैं, ठीक है। बट ये जो भी रॉ ऑयल होता है उसमें से आपको ये सब जो प्रोडक्ट्स मिलती है वो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको मिलती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा था डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर कि वाटर एंड एसीटोन दोनों का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। मतलब कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर आपको मिलता है। तो ऐसे ही अगर 2 से ज़्यादा इमिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट हो फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, ये चीज़ आपको याद रखनी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज। तो उस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, राइट, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आपको अलग करना है तो उसके अंदर क्या होगा, समझ में आया, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करोगे। बट इसके अंदर डिस्टिलेशन यूनिट एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट दोनों के अंदर जस्ट एक ही चीज़ का फ़र्क आएगा और वो फ़र्क जो है वो है यहाँ पर आप ऐड करोगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, राइट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो खाली डिस्टिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पर देखते हैं द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन, राइट, एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। मतलब कि ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है और ये कंडेंसर है, उन दोनों के बीच में आपने क्या ऐड किया है, फ्रैक्शनिंग कॉलम। बाकी पूरा जो एपरेटस है वो सेम टू सेम होगा। और एक चीज़ और कि जो भी फ्रैक्शन कॉलम होगा, फ्रैक्शनिंग कॉलम होगा, उसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे जो बबल्स टाइप दिख रहे हैं ना वो है बीट्स, ग्लास बीट्स, राइट, समझ में आया। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो भी एक मिक्सचर है वो यहाँ से इवोपरेट होगा, इवोपरेट होने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, फ्रैक्शनिंग कॉलम में जाएगा। फ्रैक्शनिंग कॉलम में पास होने के बाद वो एंटर करेगा कंडेंसर के अंदर और कंडेंसर में से आपको डिफरेंट अलग अलग लिक्विड्स जो आपको सेपरेट करने हैं, राइट, वो आप सेपरेट कर सकते हो, राइट। द बीट्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली। मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रखने के लिए ये बीट्स का यूज़ होता है, राइट। तो इमिसिबल एंड मिसिबल पता चल गया है हम लोगों को। मिसिबल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हम 2 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड अनदर वन इज सिंपल डिस्टिलेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम लोग देखेंगे वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। मतलब कि अलग अलग एयर जो प्रेजेंट है उसमें से आपको चाहिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट जो होगा उस हिसाब से आप गैसेस को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम जो दिया है उसके बारे में हम देखते हैं। एयर है कंप्रेस्ड एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब एक जगह पर कलेक्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज कर और टेम्परेचर को डिक्रीज करके आप एयर को एक जगह पर कलेक्ट कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे लिक्विड एयर, राइट। अब ये जो लिक्विड एयर है उसको हम फिर से क्या करेंगे, वार्म करेंगे, मतलब कि गर्म करेंगे इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और उसको हम कहाँ पर करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, राइट। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। जैसे कि हम लोगों को पता है सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे कि हम लोगों ने एयर का एग्जाम्पल लिया है तो एयर के अंदर 3 गैसेस प्रेजेंट है, चलो ऑक्सीजन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो तीनों का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 183, आर्गन का 186 और नाइट्रोजन का है 196। मतलब कि तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, समझ में आया। और तीनों का जो परसेंटेज है वो भी अलग अलग है इन द एयर। तो इसे आप सेपरेट कैसे करोगे उसके बारे में हम ब्लॉक डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन समझने की ट्राई करते हैं। देखो ये एक ब्लॉक डायग्राम है सेपरेटिंग कॉलम्स, फिर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, आपको सेपरेट करना है कंपोनेंट्स ऑफ एयर को, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो इस यूनिट के अंदर पहले तो क्या है, फिल्टर है। फिल्टर क्या करेगा, जो भी एयर है उसको कलेक्ट करेगा, एयर को कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ पर जाएगा,
एयर अंडर प्रेशर। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बोला कि कोई भी एयर है उसको अगर हमको कलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, तो प्रेशर इंक्रीज किया है एंड टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जब प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो ये हॉट एयर जो है वो पास होगी एक दूसरे कॉलम में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयल लाइक स्ट्रक्चर है, कॉलम है। यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, मतलब कि फ्रिज में से जो भी फ्रीजिंग मतलब कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे आप इस डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर डालोगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ये जो भी हॉट एयर थी प्रेजेंट उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कोल्ड में, राइट, मतलब कि कोल्ड एयर में वो कन्वर्ट कर देगा। एक बार जब भी कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा कि यहाँ से पास होने के बाद वो जाएगा सेपरेटर के अंदर, ठीक है। और सेपरेटर के अंदर क्या होगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रेजेंट थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, और जो दूसरी गैसेस बचेगी, कौन कौन सी गैसेस बचेगी, अब ऑक्सीजन होगा, आर्गन होगा, नाइट्रोजन होगा और दूसरे उसके अलावा जो भी गैसेस होंगे वो आगे जाएंगे इन द एक्सट्रैक्शन जेट, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर तो हम लोगों को पता है हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आर्गन और नाइट्रोजन जो है वो एक अलग अलग कॉलम से बाहर निकल जाएगा और जो ऑक्सीजन बचेगा उसे हम लिक्विड ऑक्सीजन की तरह हम कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी एयर को सेपरेट कर सकते हो एज पर योर नीड। आगे देखते हैं, तो हाउ वी कैन सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, प्योर कॉपर सल्फेट है उसको आपको सेपरेट करना है फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले तो आप अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लोगे इन द चाइना डिश, राइट। चाइना डिश के अंदर आप क्या लोगे, तो कि 5% ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो ये एक डिश है उसके अंदर हम लोग 5% ऑफ या फिर 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट लेने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसे डिज़ोल्व करोगे इन द वाटर। इसके अंदर अब ऐड क्या करेंगे, हम वाटर ऐड करके इसको डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार जब वाटर या फिर हम बोल सकते हैं जो भी कॉपर सल्फेट था वो एक बार पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, इवोपरेशन टेक्निक का यूज़ करोगे। इवोपरेशन टेक्निक के अंदर क्या था, जो भी चाइना डिश थी उसे हमने एक बीकर के अंदर पानी था, राइट, बीकर के अंदर जो पानी था नीचे फ्लेम थी, हमने क्या किया कि नीचे से फ्लेम को स्टार्ट किया, पानी जो बीकर के अंदर प्रेजेंट था वो गर्म होगा और वो जो भी चाइना डिश के अंदर जो भी प्रोडक्ट प्रेजेंट होगी वो कैसे कन्वर्ट होगी, इन द वेपर फॉर्म, ठीक है। तो वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि जितना भी वाटर प्रेजेंट था वो सब रिलीज हो जाएगा, राइट। बट उसके पहले आपको करना क्या है कि ये जो भी वाटर सैंपल आपको मिला, वाटर प्लस कॉपर सल्फेट, उस सैंपल को आपको पहले तो फिल्टर करना होगा, राइट। फिल्टर करोगे उससे क्या होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज थी, मतलब कि जो भी कचरा प्रेजेंट था उसके अंदर, उसे आप सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद आप इवोपरेशन मेथड यूज़ करोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा कि जो भी चाइना डिश थी उसके नीचे आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे आफ्टर द इवोपरेशन, राइट। इवोपरेशन हो जाने के बाद आपको चाइना डिश में छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे और वो जो क्रिस्टल्स मिलेंगे वो होंगे कॉपर सल्फेट के, राइट। तो इस टाइप की अगर प्रोसेस आप यूज़ करते हो तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। आगे देखते हैं, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग सॉलिड।
right? Purity solid. For example, the salt we get from sea water have many impurities in it. मतलब कि जो भी सी में से आपको सॉल्ट मिलता है, राइट, वो डायरेक्टली तो आप अपने घर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अभी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ करते हो आप, वो होगी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। To remove these impurities, the process of crystallization is used, right? तो उस impurities को अगर आपको remove करना है तो आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो उसे हम बोलेंगे crystallization, right? Crystallization is a process that separates pure solids in the form of its crystal from a solution. Crystallization technique is better देन सिंपल इवोपरेशन टेक्निक। मतलब कि इजी वे में आप समझ ही सकते हो कि जो भी हम वेपराइजेशन टेक्निक यूज़ करते थे उससे ज़्यादा एप्लीकेबल टेक्निक कौन सी होगी, तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक होगी। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट कार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, राइट, क्योंकि इवोपरेशन टेक्निक जब आप यूज़ करते हो, अगर आपके पास सॉलिड कंपाउंड होगा या एग्जांपल लेते शुगर प्रेजेंट होगा, तो शुगर के अंदर जैसे आपको पता है कि थोड़े अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, बट अगर आप इवोपरेशन की टेक्निक यूज़ करोगे तो वो जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो भी इवोपरेट हो जाएगा और आपको जिस फॉर्म में शुगर चाहिए उस फॉर्म में आपको शुगर नहीं मिलेगी। Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration, right? कुछ impurities जो होती है वो अभी भी प्रेजेंट हो सकती है, right? On evaporation this contaminate the solid, और जब आप evaporation की मेथड यूज़ करोगे तो वो क्या करेगी, जो भी आपका सैंपल है उसको कंटेमिनेट करेगा, राइट? अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर। मतलब कि आप जो घर पे खाने का नमक यूज़ करते हो वो आपको अल्टीमेटली तो पता है कि सी वाटर में से मिलता है, ठीक है, बट वो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उससे पहले तो फिल्टरेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो। देन सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फॉर ऑफ एलम, एलम इन द सेंस पिट करी या फिर आप बोलते हो फटकड़ी, राइट, वो जो होती है उससे को भी आपको अगर अलग करना है तो उसके लिए आप क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम आगे देखें तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी सिटीज़ होते हैं, राइट, सिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो भी पानी आता है नल में वो पूरी कहाँ से आता है, कोई भी एक रिजर्वियर में से आता है और घर के नल में डायरेक्टली पानी आता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इस टेक्निक का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, राइट। अब ये जो वाटर वर्क का है उसके बारे में हम पीछे देखते हैं, पूरा सर्किट दिया गया या फिर फ्लो चार्ट दिया गया है जिसकी हेल्प थ्रू वाटर फिल्टर होता है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक रिजर्वियर है, रिजर्वियर इन द सेंस कोई भी लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है या फिर रिवर हो सकती है, ठीक है, और उस रिजर्वियर में से पानी को हम कलेक्ट करेंगे किसी भी एक सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। अब सेडिमेंटेशन टैंक क्या करेगा कि जब भी रिजर्वियर में से पानी आएगा तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ भी पानी के अंदर प्रेजेंट होगी, धूल मिट्टी कुछ कचरा भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो सब कचरा जो होगा उसे हमें सेपरेट करने के लिए हम पहले उसे सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर कलेक्ट करेंगे और उसे थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर ही पानी को हम रहने देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी डेंसर पार्टिकल्स प्रेजेंट है पानी के अंदर वो सब सेडिमेंटेशन टैंक के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा, जस्ट पानी, राइट। फिर वो जो पानी होगा उससे हम दूसरे एक कंटेनर के अंदर हम कलेक्ट करेंगे, राइट। अब इस टैंक के बाद हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे फिल्टरेशन टैंक। अब ये जो पानी का जो फिल्टरेशन टैंक होता है ना वो थोड़ा एक डिफरेंट अलग टाइप का होता है। आप देख सकते हो फाइन सैंड, सबसे पहली जो लेयर है वो किसकी है, फाइन सैंड, मतलब कि एकदम पतली सॉइल। देन उसके नीचे ग्रेवल्स है, मतलब कि छोटी छोटी सॉइल्स, राइट।
और नीचे कोर्स ग्रेवल, ये तीनों की लेयर्स की एक चादर होती है फिल्टरेशन टैंक के अंदर, और उसके अंदर हम जो भी हमारा पानी है उसे हम फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि जो भी तो अभी भी जो कुछ थोड़ा छोटा कचरा बचेगा वो इन तीनों लेयर्स में से पास आउट नहीं हो पाएगा, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, प्योर पानी मिलेगा, बट उसके अंदर अभी भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। तो उस बैक्टीरिया को हमें क्या करना है, किल करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोरीन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपके घर पर जो भी पानी आता है वो क्लोरीनेटेड पानी होता है, मतलब कि आपको वो जो पानी होता है उसके अंदर एक अलग सा एक टेस्ट आता है, और वो जो टेस्ट होता है वो होता है क्लोरीन का। ठीक है, अब क्लोरीनेशन हो जाने के बाद जो भी पानी होगा वो डायरेक्टली आपके घर तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसे कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, जो मैटर होता है, कोई भी मैटर, राइट, उसके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अब अगर हम फिजिकल चैप्टर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखो तो आप आगे देख सकते हो इस पैराग्राफ के अंदर आपको क्या दिया गया है कि किसी भी चीज़ का अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अगर बारे में हम बात करते हैं, राइट, तो प्रॉपर्टीज में अगर चेंज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर भले चेंज हो, बट केमिकल वे में वो सेम भी हो सकते हैं। क्यों, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ये तीन क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वाटर के बारे में, मतलब कि वाटर आपको 3 फॉर्म में मिल सकता है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म में मिल सकता है, राइट। बट उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है तीनों की, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होगी। ठीक है, लुक एट डिफरेंस एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम, बट केमिकली तो वो सेम है। समझ में आया। अब अगर दूसरी हम बात करें तो आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। जैसे कि इन दोनों वाटर एंड कुकिंग ऑयल दोनों जो है वो लिक्विड है, मतलब कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट उन दोनों की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट कैसे है वो देखते हैं हम। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, मतलब कि उनका ऑर्डर अलग होगा, मतलब कि स्मेल अलग होगी, और इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब कि वो आप लोगों को जैसे पता है कि जो ऑयल होता है, राइट, वो बर्न हो सकता है, बट वाटर कांट बी बर्न, इट इज़ यूज फॉर फायर एक्सटिंग्विशन। मतलब कि देखो यहाँ पर दिया गया है, वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयरएज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को आपको जलाना हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, ऑयल का यूज़ कर सकते हो। बट अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको बुझाना हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक्सटिंग्विश वाटर का। ठीक है, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर में आप लोगों को पता होगा कि वाटर का यूज़ होता है। देन इट इज़ दिस केमिकली प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वाटर एंड ऑयल दोनों की वो डिफरेंट है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद द अनदर टू अंडरगो द चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। कॉमन बात है कि जैसे कि अगर आप ऑयल को बर्न करो, राइट, तो ऑयल का बर्न करोगे आप तो क्या होगा कि वो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चला जाएगा, बट वो जो स्टेट चेंज करेगा वो किस तरह से चेंज करेगा, तो केमिकली वो चेंज करेगा। ठीक है, फिजिकली वो चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, मतलब कि वो डायरेक्टली क्या करेगा कि केमिकली चेंज करेगा किसी भी प्रोडक्ट के अंदर,
और आपको जो भी लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो दूसरे सब प्रोडक्ट्स से अलग होगा, ठीक है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और इस टाइप के चेंजेस को हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। दूसरे एग्जांपल भी है यहाँ पर, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, कैन वी डिस्टिंग्विश देम। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी आप किसी भी कैंडल को अगर आप जलाओ तो क्या होता है कि कैंडल में जो भी फ्लेम प्रेजेंट होगी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या होगी, तो कि फ्लेम आएगी। बट उसके फिजिकल चेंज कैसे होगा, तो कि जो भी कैंडल होगी उसकी जो साइज है वो कम होती जाएगी, राइट। बट जो फ्लेम जो जल रही है वो क्या होगी, तो वो क्या करेगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो फ्लेम में से जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे अभी, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, राइट। मतलब कि अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो उसके टाइप्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो वो 2 टाइप्स होंगे मेनली जो भी क्लासेस है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन थ्रू अगर देखने चाहें तो अगर कोई भी सब्सटेंसेस होंगे वो 2 क्लास में डिवाइड होते हैं, वन इज एलिमेंट एंड अनदर वन इज द कंपाउंड। या फिर एलिमेंट और कंपाउंड ऐसे देखें तो दोनों सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिमेंट इन द सेंस कोई भी एक सिंगल चीज़ अगर प्रेजेंट होगी तो उससे हम बोलेंगे एलिमेंट, राइट। और कंपाउंड्स मीन्स जब कोई अलग अलग एलिमेंट्स, राइट, मतलब कि 2 से ज़्यादा या फिर 2 एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो हम डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट फाइंड आउट किया वो था रॉबर्ट बोयल, वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट, राइट। मतलब कि वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट नाम रखा इन द 1661, राइट। उसके बाद एंटोनी ल्यूनेट लोविस्टर इन 1749 to 1794 a French scientist was the first to establish an experimentally useful definition of an element। मतलब कि एंटोनी ल्यूनेट लोविस्टर जो थे उन्होंने क्या किया कि ये जो एलिमेंट था उसका एक परफेक्ट डेफिनेशन उन्होंने दी इन द 1743 to 1794, और डेफिनेशन भी दी और उसे एक्सपेरिमेंटिकली प्रूफ भी किया उन्होंने, ठीक है। अब he defined an element on the basis of their matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है अभी, ठीक है, एलिमेंट्स अब उसके बाद किसी भी अगर आपको एलिमेंट का ब्रेकडाउन करना हो तो आप एलिमेंट का ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। बट अगर आप उसकी एलिमेंट की कंपेयर करने जाओ कंपाउंड्स थ्रू तो आप कंपाउंड्स को सिंपल सब्सटेंसेस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और अगर आपको कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट जो एलिमेंट है उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट। तो जो एलिमेंट्स है उसका मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, वन इज मेटल्स, अनदर वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, राइट। आपको आप लोगों को अब पता ही होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, आप पहले भी पढ़ चुके हो इसके बारे में, बट थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज दी गई है तो वो हम डिटेल में देखते हैं। चलो,
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है दे हैव लस्टर। इन द सेंस अगर कोई भी मेटल होगा तो उसकी जो सरफेस होगी ना, ऊपर की सरफेस, वो कैसी होगी? शाइनी सरफेस होगी, चमकदार सरफेस होगी, राइट। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, मतलब उसका जो कलर होगा वो इस तरह से कलर आपको देखने को मिलेगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल इन द सेंस आपको उसको जिस भी शेप में अगर आपको बनाना हो, जो भी शेप में आपको उसको मोल्ड करना है तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। और इसलिए तो वो यूज भी होते हैं इनटू द वायर्स। दे आर मेलेबल, मेलेबल इन द सेंस आप उसके ऊपर हैमर मार के उसको जो भी शेप देना चाहो वो इजीली दे सकते हो, राइट। और उसे पतली थिन शीट्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। दे आर सोनोरियस, सोनोरियस इन द सेंस अगर आप किसी भी मेटल को अगर मारो तो क्या होता है, उसके ऊपर एक रिंगिंग साउंड आता है। अगर ये मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर में अगर मारो तो क्या होगा, एक रिंगिंग साउंड आएगा, ठीक है। तो ये था सोनोरियस, राइट। इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये सब जो है वो है एग्जाम्पल्स हैं। एंड मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मर्क्यूरी भी मेटल ही है बट इट वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। और एक मर्क्यूरी ही है जो आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना आपको दिया गया था मेटल्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है नॉन मेटल्स, राइट। तो नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसका फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स। मतलब कि जो नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उसके आपको डिफरेंट कलर्स एंड उसके डिफरेंट सेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उसके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए आप उसे वायर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। दे आर नॉट लस्टेरियस, सोनोरियस और मेलेबल। अब लस्टेरियस भी नहीं है, देन सोनोरियस भी नहीं है और मेलेबल भी नहीं है। लस्टेरियस इन द सेंस वो जो मेटल होते हैं उसकी शाइनी सरफेस नहीं होती, राइट। दूसरा दिया गया आप लोग सोनोरियस, सोनोरियस इन द सेंस रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो आप जब मेटल को मारोगे, नॉन मेटल्स के ऊपर किसी भी चीज़ को मारोगे तो दे डिड नॉट गिव अ सोनोरियस साउंड या फिर रिंगिंग साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। देन मेलेबल इन द सेंस आप उसे अगर हैमर मारो फिर भी उसे किसी भी दूसरे शेप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। उसके एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ये सब क्या थे, तो एग्जाम्पल्स थे। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज है एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी उसके पास प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो भी मेटल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलेंगे, या फिर इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उससे हम बोलेंगे मेटलॉइड्स, राइट। और एग्जांपल भी दिया गया आपको, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के बारे में था। एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने डिटेल देखा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट है सब्सटेंस वो है कंपाउंड्स। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स
chemically combined with one another in a fixed proportion. In the sense, कोई भी कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? with the combination of two or more substances, right, in a fixed proportion. मतलब कि वो जो दो एलिमेंट्स को जिसको आप कंबाइन करने वाले हो उन दोनों का जो भी कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा? सेम कंपोजिशन होगा, इक्वली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। समझ में आया? मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जब आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी के अंदर आपको बोला गया है कि दो ग्रुप्स है, ठीक है, दो ग्रुप्स है। आपका जो भी क्लास है उसके अंदर आप दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ, राइट। उसमें से एक जो ग्रुप है उसको आप आयन फिलिंग्स दो, आयन फिलिंग्स इन द सेंस आयन के छोटे छोटे टुकड़े दो। एंड जो नेक्स्ट है ग्रुप उसको आप दो सल्फर पाउडर, राइट। एक को आपने आयन दिया, दूसरे को आपने सल्फर पाउडर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 को क्या करना है कि जो भी उसके पास आयन फिलिंग्स और जो सल्फर पाउडर थे उसको क्रश करना है, राइट। एंड ग्रुप 2 को क्या करना है? उसको भी क्रश ही करना है, बट पहले क्या करेंगे वो? मिक्स एंड क्रश आयन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। पहले वो उन दोनों को मिक्स करेंगे एंड उसको क्रश करेंगे। उसके बाद वो जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है उसको वो हीट करेंगे, राइट। कब तक हीट करेंगे? जब तक कि वो पूरा रेड हॉट सॉल्यूशन नहीं बन जाता तब तक। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। उसके बाद क्या करना है? आपको फ्लेम में से रिमूव करना है और उसको थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। उसके बाद आपको एक प्रोसेस दी गई है जिसके अंदर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के बारे में दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चेक फॉर मैग्नीशियम इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब आपको क्या करना है कि अगर मैग्नीशियम या फिर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी अगर उस सब्सटेंस के पास प्रेजेंट होगी तो आपको क्या करना है? मैग्नेट लेके आना है। इन ये जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसके पास आप मैग्नेट को रखोगे, तो जिस भी पार्टिकल्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, दूसरे पार्टिकल्स नहीं चिपकेंगे, ठीक है। देन कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स। उसके बाद आपको क्या करना है? उसका कलर देखना है और दोनों को कंपेयर करना है। देन उसके बाद एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टीर वेल एंड फिल्टर। अब एक में आप क्या करोगे? मतलब कि आपके पास दो ग्रुप थे, राइट। दो ग्रुप में से पहला ग्रुप को अगर आप सिलेक्ट करो, उसमें क्या करना है? आपके पास जितना भी मटेरियल बचा है उसको दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दो, राइट। मतलब कि समझो ये ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 है, राइट। ग्रुप 1 जो है उसके पास जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसमें भी क्या करोगे? जितना मटेरियल प्रेजेंट है उसको दो इक्वल पोर्शंस में आप डिवाइड कर दो। समझ में आया? देन एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, एंड दूसरे के अंदर एक के अंदर आप क्या करोगे? डालोगे कार्बन डाइसल्फाइड और दूसरे के अंदर आप डाल सकते हो HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप डाल सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो। और वो जो भी सॉल्यूशन मिला होगा आपको उसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है। उसके बाद द मटेरियल ऑब्टेन्ड, राइट, द मटेरियल ऑब्टेन, उसके बाद आपको जो भी मटेरियल मिलेगा, परफॉर्म ऑल द अबाउट स्टेप विद बोथ द एलिमेंट। आपको क्या करना है? दोनों ग्रुप्स के अंदर ये प्रोसेस करनी है। इसमें भी आप क्या करोगे? कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करोगे और इसके अंदर HCl ऐड करोगे। समझ में आया? अब आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में बात की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन
it is colorless, odorless and combustible. It is not advised to be combustion test for hydrogen gas in class. मतलब कि ग्रुप 1 में जो भी आपको मिलेगा, राइट, उसमें से क्या होगा कि H2 गैस लिबरेट हो रही है, और जो भी कंपाउंड मिलेगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, ऑडरलेस होगा एंड कंबस्टेबल होगा, मतलब कि वो इजीली जल सकता है, राइट। और द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2, अब जो ग्रुप 2 बचा है उसके पास जो गैस ऑब्टेन हुई है वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग्स, मतलब कि उसमें भी गैस लिबरेट होते हैं बट उसकी जो स्मेल होती है वो सड़े हुए अंडे की जैसे होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्स बाय बोथ ग्रुप्स सो डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि जो दोनों ग्रुप्स में जो भी प्रोडक्ट मिले हैं उन दोनों के पास प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो द स्टार्टिंग मटेरियल वेर द सेम, बट उनका जो भी स्टार्टिंग मटेरियल था वो तो सेम ही था ना, ठीक है, बट फिर भी लास्ट में क्या हुआ कि उन दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट आ चुकी है एक दूसरे से। Group 1 has carried out the activity involving a physical changes, whereas in Group 2 a chemical change has taken place। इससे क्या आपको पता चला कि Group 1 जो है उसके अंदर जस्ट खाली फिजिकल चेंजेस दिखे हैं आपको, और Group 2 जो है उसके अंदर आपको केमिकल चेंज देखने को मिला है, राइट। अब आगे देखते हैं, तो आपको एक डिफरेंस दिया गया है मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बारे में। तो मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है उसके बारे में एक डिफरेंस है छोटा सा, तो वो पहले देख लेते हैं। मिक्सचर के बारे में अगर हम देखें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, मतलब कि आप कोई भी अगर एलिमेंट हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो, राइट, उसको अगर मिक्स करो, बट मिक्स करने के बाद आपको कोई भी एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ नहीं मिलता है तो उसे आप बोलोगे मिक्सचर। एंड कंपाउंड मीन्स एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, और कंपाउंड के अंदर क्या मिलेगा आपको कि आप अगर किसी भी एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे, राइट, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो कैसी होगी, डिफरेंट, या फिर न्यू कंपाउंड आपको फॉर्म होके मिलेगा। ठीक है, 2 के बारे में बात करें तो मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब मिक्सचर में क्या होगा तो कि वेरिएबल कंपोजिशन आपको दिखने मिलेंगे, अलग अलग कंपोजिशंस देखने को मिलेंगे। तो कंपोजिशंस ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड्स जो होते हैं, राइट, कंपाउंड्स को अगर आपको बनाना है तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बट वो 2 जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बीच में जो भी रिलेशन होता है या फिर उन दोनों का जो भी कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, सेम कंपोजिशन होता है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस, राइट। अब इसके पास क्या होगी कि जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे उन सब के बारे में, उन सब की प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो द न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि अगर जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसमें अंदर जो भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी वो पहले के कंपाउंड से एकदम अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, और अगर आपको मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। एंड कंपाउंड्स के बारे में है तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बट अगर आपको कोई भी कंपाउंड को सेपरेट करना है तो आपको कोई भी केमिकल मेथड या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके आप कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक हमारा बचा है वो है मैटर। जो हमने अभी पहले से लेकर अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट में, तो हम पहले वो देखेंगे, राइट। तो मैटर कौन से स्टेट्स में होते हैं, 3 सेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। अब
उसके अंदर भी दो टाइप्स है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर, राइट। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या क्या आएंगे, एलिमेंट या फिर कंपाउंड आएंगे, और मिक्सचर के अंदर क्या आएगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो पहले हम अगर एलिमेंट के बारे में बात करें तो कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, वो हमको पता है कि वो खुद ही एक सिंपल कंपाउंड है, इसलिए आप उसको अगर अभी भी कन्वर्ट करना चाहो या फिर ब्रेक डाउन करना चाहो तो आप उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट। और आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, कॉपर है, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट। एंड जो नेक्स्ट है वो है कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, तो कि पहली चीज़ तो है कि कंपाउंड कैसे बनता है, डिफरेंट एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपको कंपाउंड को सेपरेट करना है तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो, बट बाय यूजिंग द केमिकल मेथड्स और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उसका यूज़ करके आप कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हो, कंपोजिशन जो भी होगा, राइट, कंपाउंड को उसे ब्रेक कर सकते हो और उसे सेपरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल है यहाँ पर वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब मिक्सचर के बारे में अगर हम बात करें तो नो फिक्स्ड कंपोजिशन, मतलब कि उसके अंदर जो भी कंपोजिशन होगा वो फिक्स नहीं होगा, होमोजीनियस में भी नहीं होगा एंड हेट्रोजीनियस में भी नहीं होगा। अब जैसे कि आप लोगों को पता है होमोजीनियस मीन्स क्या, तो सेम कंपाउंड, ठीक है, और हेट्रोजीनियस मीन्स अलग अलग चीज़ या फिर अलग अलग कंपोजिशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है होमोजीनियस के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म इन द सेंस सेम भी बोल सकते हो आप, या फिर जो भी अमाउंट प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मतलब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हेट्रोजीनियस की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म इन द सेंस वो इक्वल अमाउंट में भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस का एग्जांपल देखते हैं, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल एक्सेट्रा आर द होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस की बात करें तो सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, ऑयल इन वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।